हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। जैसे हम सबको पता है, अभी रिसेंटली आरबीआई ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 99,000 करोड़ रुपीस ट्रांसफर किए हैं। ठीक है। तो इतनी बड़ी अमाउंट जो ट्रांसफर की है, ये किस बेसिस पे की है और आरबीआई के पास इतना पैसा कहाँ से आया, है ना। आरबीआई तो लेंड करती नहीं है, किसी इंडस्ट्री को नहीं लेंड करती या फिर लोगों को लेंड नहीं करती। तो आरबीआई के सोर्सेज क्या है इनकम के, है ना। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आरबीआई टू ट्रांसफर रुपीज 99,122 करोड़ रुपीस सरप्लस टू गवर्नमेंट, है ना। तो ये पैसों का सोर्स क्या है, इनके इनकम के सोर्सेज क्या है आरबीआई के, वो हमको इस वीडियो में देखना है। ये वीडियो जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स है, जो आरबीआई ग्रेड बी के इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर नाबार्ड सेबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक बड़ा डेवलपमेंट है जो कि हम सबको पता होना चाहिए, है ना। आरबीआई एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमारी कंट्री में, और वो कैसे काम करती है, पैसा कहाँ से कमाती है, वो कैसे मतलब इतनी बड़ी अमाउंट गवर्नमेंट को ट्रांसफर करने में सक्षम हो रही है, वो हमको जानना जरूरी है। ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला डाउट हमारे मन में ये होना चाहिए कि आरबीआई तो बैंकिंग करता नहीं है, नॉर्मल बैंक नहीं है आरबीआई। तो ये पैसे कहाँ से कमा रहा है ना। तो ये हम इस वीडियो में क्रॉस चेक करेंगे। ठीक है। तो ये देखिए, ये है आरबीआई की बैलेंस शीट का एक पार्ट, एक स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे लिया है। यहाँ पे आपको एक सिंपल वे में आपको एक क्लैरिटी आएगा कि आरबीआई के बैलेंस शीट का जो पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट, इनकम और एक्सपेंडिचर, वो कैसे बनता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं, ये है आरबीआई का इनकम, 1,33,000 करोड़ रुपीज। ठीक है। और ये है उनका एक्सपेंडिचर, अराउंड 34,000 करोड़ रुपीज अराउंड, है ना। और इनका डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो ये 99,000 करोड़ रुपीज आता है, और ये गवर्नमेंट को ट्रांसफर हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये यहाँ पे कंपैरिजन यहाँ पे उन्होंने दिया है पिछले 5 साल का। ठीक है। तो ये पिछले 5 साल जो है, 16 से लेके 20 तक, यहाँ पे ना इनका फाइनेंशियल ईयर था अ, एक 1 जुलाई से लेके 30 जून तक। ठीक है। जुलाई टू जून। ठीक है। तो ये जुलाई टू जून फाइनेंशियल ईयर था, लेकिन इस साल आरबीआई ने क्या किया, ये फाइनेंशियल ईयर चेंज करके 1 अप्रैल टू 31 मार्च किया। इससे क्या होगा कि ये फाइनेंशियल ईयर गवर्नमेंट के फाइनेंशियल ईयर से मतलब ओवरलैप होगा। तो इनको अकाउंटिंग में आसानी जाएगी। ठीक है। तो ये जो फिगर्स हैं, ये 9 महीने के फिगर्स हैं। ठीक है। 9 महीने के मतलब आपके जुलाई से अप्रैल तक, है ना। मतलब 31 मार्च तक है, 31 मार्च तक। तो ये जो आपको यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिल रहा है, यहाँ पे अराउंड 1.5 लाख करोड़ है, यहाँ पे 1,33,000 करोड़ है। तो ये जो डिफरेंस है, वो ये फाइनेंशियल ईयर कम करने की वजह से, ये 9 महीने की फिगर्स है। ठीक है। एक बात तो ये होगी। अब हम देखेंगे कि ये इनकम और एक्सपेंडिचर का ब्रेकअप क्या है, कौन से सोर्सेस हैं जहां से 1,33,000 करोड़ रुपीज आ रहे हैं, और कौन से सोर्सेस हैं जहां पे ये 34,000 करोड़ रुपीज जा रहे हैं। ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये है ब्रेकअप 1,33,000 करोड़ रुपए का, यहाँ पे देख रहे हैं आप। तो ये कहाँ से आ रहे हैं, इंटरेस्ट इनकम है आपका 69,000 करोड़ रुपीज। फिर अदर देन इंटरेस्ट, मतलब अदर इनकम, ये नॉन इंटरेस्ट इनकम इनकम है, ये है आपका 64,000 करोड़ रुपीज। इसका आप अगर एडिशन करोगे तो इतना आएगा। ठीक है। तो हम देखेंगे अभी कि इंटरेस्ट इनकम कहाँ कहाँ से आ रहा है। लेंड तो करते नहीं है, फिर इंटरेस्ट इनकम कहाँ से आ रहा है, मतलब बैच पे जब पैसा दिया ही नहीं तो आएगा कहाँ से इंटरेस्ट इनकम। ये एक समझने वाली बात है, वो हम देखेंगे। यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, ये शेड्यूल दिए हैं। आरबीआई का एक एनुअल रिपोर्ट होता है, उसमें ये उनके बैलेंस शीट मेंशन करते हैं। तो ये शेड्यूल है। इस शेड्यूल 13 में क्या दिया है कि इंटरेस्ट इनकम का कहाँ कहाँ से आ रहा है, सोर्सेज दिए हैं। और 14 में अदर इनकम के सोर्सेज दिए हैं। तो ये हम देखते हैं, ये जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये शेड्यूल 13 है। ठीक है। शेड्यूल 13। अब यहाँ पे देखिए, ये इंटरेस्ट इनकम है। इंटरेस्ट इनकम के दो सोर्सेस है। दो सोर्सेस कौन से हैं, एक तो है डोमेस्टिक और दूसरा है इंटरनेशनल। ठीक है। डोमेस्टिक और फॉरेन सोर्सेस। तो यहाँ पे आप देखिए, इंटरेस्ट ऑन होल्डिंग ऑफ रूपी सिक्योरिटीज। रूपी सिक्योरिटीज मतलब क्या, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है। बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो फ्लोट होते हैं मार्केट में, वो आरबीआई खरीदता है। तो ये रूपी सिक्योरिटी मतलब है आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगर आप होल्ड करोगे,
गवर्नमेंट सिक्योरिटी कुछ प्राइस पे फ्लोट होती है, फिर इसका एक कुछ इंटरेस्ट रेट भी होता है, 8% मान लो या 7% मान लो इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी जब आरबीआई खरीद रहा है तो उस पे इंटरेस्ट भी उनको मिलेगा। तो ये इंटरेस्ट कितना है, ये है 59,000 करोड़ रुपीज। 59,000 करोड़ रुपीज, मतलब जो 99,000 करोड़ रुपी जो गवर्नमेंट को ट्रांसफर हुआ है, वो अल्टीमेटली गवर्नमेंट से आया है, उसमें का 60,000 करोड़ रुपीज, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, और कहाँ से आया है इनकम, एल ए एफ ऑपरेशन। एल ए एफ ऑपरेशन मतलब क्या होता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी मतलब क्या है कि आपके पास अगर लिक्विडिटी है तो वो आप कहाँ एडजस्ट करेंगे। अब सबसे ज्यादा लिक्विडिटी किसके पास होती है, लिक्विडिटी मतलब पैसा। पैसा सबके सबसे ज्यादा किसके पास होता है, बैंकों के पास। क्योंकि ये आरबीआई के बैंकों का बैंक है, तो उसके टर्म्स में हम बात करेंगे। तो बैंकों के पास पैसा है, अगर बैंकों के पास मान लो 1,000 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, 1,000 रुपए करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, तो ये उनकी खुद के ट्रेजरी में रखने से अच्छा ये क्या करते हैं, आरबीआई के पास रखते हैं। तो आरबीआई इनको ब्याज देता है, ठीक है। इसको रिवर्स रेपो बोलते हैं, रिवर्स रेपो, है ना। तो मतलब बैंकों ने उनके पास की एक्सेस लिक्विडिटी आरबीआई के पास रखी, एडजस्ट की, उस पे इनको इंटरेस्ट मिला, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। बहुत बार क्या होता है, आरबीआई बैंक भी आरबीआई से लोन लेते हैं। पहले वाले केस में बैंक ने आरबीआई के पास पैसे रखे, अब इस केस में क्या है, बैंक ने आरबीआई से लोन लिया। ये आरबीआई है और बैंक ने इनसे लोन लिया, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, बैंकों को आरबीआई को इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। इसको रेपो रेट बोलेंगे, ये रेपो रेट है। और इन दोनों को कंबाइनली लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी बोलते हैं, ठीक है। ये अब बैंक लोन क्यों लेता है इनसे, उनको शॉर्ट टर्म में ना कुछ उनके बैलेंस शीट में मिसमैच हो जाता है, उनको पैसे डिपॉजिटर ज्यादा पैसे मांगते हैं, उनको विड्रॉ करते हैं, तो उनके पास शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं होता, तो वो आरबीआई से लेते हैं, है ना। तो ये हो गया लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अब ये फिगर आप देखोगे तो ये क्या है, माइनस में है। माइनस में क्यों है, मतलब जितना आरबीआई को ब्याज मिला उससे ज्यादा उन्होंने पे किया, इसलिए ये माइनस में है। मतलब रिवर्स रेपो में इन्होंने ज्यादा पैसा वापस किया, और रेपो रेट मतलब इनको ब्याज कम आया। अब ये क्यों ऐसा हुआ, कोरोना के चलते क्या हुआ, लास्ट ईयर मार्च से जैसे कोरोना शुरू है, कोरोना के चलते क्या हुआ, बैंकों ने लोन कम दिए, क्योंकि उनको पता है लोन दे दिया तो एनपीए हो सकता है ना। लोन कम बांटे कंपेरेटिवली, तो इसका प्रोविजनिंग भी कम हुआ, है ना। प्रोविजनिंग कम हुआ, तो ये जो एक्सेस पैसा है अंडर प्रोविजनिंग, वो इन्होंने आरबीआई में रखा। तो आरबीआई में रखने की वजह से आरबीआई को रिवर्स रेपो देना पड़ा, मतलब ब्याज देना पड़ा बैंकों को, है ना। तो बैंकों को जितना, आरबीआई को जितना पैसा आना था उससे ज्यादा आरबीआई ने लौटाया है इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट बैंकों को, इसलिए ये फिगर आपको निगेटिव में दिख रहा है, ठीक है। फिर आते हैं आपका इंटरेस्ट ऑन एमएसएफ, ये थर्ड वाला, इंटरेस्ट ऑन एमएसएफ। एमएसएफ क्या होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है, बहुत बार क्या होता है, फेस्टिवल के टाइम पे समझो, या फिर कोरोना के टाइम पे भी लोगों ने बहुत है ना कैश होल्ड किया है। लोग एटीएम पे जाने से डरते हैं, तो एक ही बार में 10,000 20,000 50,000 निकाल लिए। तो इस ज्यादा विड्रॉल की वजह से क्या होता है, बैंकों के पास बहुत बार कैश नहीं होता। तो ये शॉर्ट टर्म ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है। तो इसके अंडर भी बैंक आरबीआई से लोन लेता है। तो आरबीआई से लोन लेगा बैंक, तो बैंक को ब्याज भी देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा आरबीआई को। तो वो इंटरेस्ट कितना है, वो है 12 करोड़, ठीक है। फिर आगे वाली फिगर है इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांसेस। अब ये आरबीआई क्या करता है, लोन भी देता है, किसको देता है, बैंकों को देता है, वो तो मैंने बता ही दिया आपको। बैंकों के अलावा जो डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूट है इंडिया में, जैसे कि नाबार्ड है ना, नाबार्ड है, फिर एक्सिम बैंक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जिसको बोलते हैं, एक्सिम बैंक है। फिर सिडबी है ना, सिडबी है, एनएचबी है, ये डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूट है। अब इनको अगर आरबीआई लोन देगा तो उनसे ब्याज भी लेगा, तो ये इंटरेस्ट कितना है, अराउंड 1700 करोड़, 1700 करोड़। तो इसका अगर आप एडिशन करोगे तो ये आता है 43,000 करोड़। ये हो गया आपका ब्रेकअप टोटल, है ना। ये डोमेस्टिक सोर्स से पैसा आया इतना। फिर फॉरेन सोर्सेज कितना आया, आरबीआई क्या करता है, जो उनके पास फॉरेक्स रिजर्व है या फिर सरप्लस लिक्विडिटी है, वो सिर्फ इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करता, वो फॉरेन मार्केट में, जैसे यूरोप में इन्वेस्ट किया, अमेरिका में इन्वेस्ट किया, कनाडा में इन्वेस्ट किया, है ना। तो यहाँ ये लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो उस पर भी इनको इंटरेस्ट आएगा।
वो इंटरेस्ट कितना है, वो है 23,000 करोड़, 23,000 करोड़। फिर फॉरेन बैंक्स भी ये सब ऑपरेशन करते हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, रेपो एंड रिवर्स रेपो, ये यहाँ पे रिवर्स रेपो एंड रिवर्स रेपो। तो उनसे कितना पैसा है आरबीआई को, अराउंड 10 करोड़, ये 9.83 करोड़, है ना। फिर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, अब ये इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट वो भी फॉरेन सोर्सेज से, ये क्या माजरा है, ये है कि भाई आप समझो आरबीआई के पास बहुत सारा फॉरेक्स है, आज की डेट में वो 600 बिलियन डॉलर है, तो उसमें का कुछ पार्ट वो फॉरेन में डिपॉजिट रख देंगे, मतलब स्विस बैंक में रख देंगे, या फिर बैंक ऑफ अमेरिका में रख देंगे, बैंक ऑफ इंग्लैंड में रख देंगे। तो वहां से इनको इंटरेस्ट आता है इन डिपॉजिट पे। तो वो डिपॉजिट पे वो इंटरेस्ट कितना है, लगभग 23,199 करोड़, मतलब लगभग 2400 करोड़ रुपए। तो ये हो गया आपका 25,000 करोड़ टोटल। तो ये फिगर और ये फिगर, ये है आपका इंटरेस्ट इनकम, ये आपका टोटल हो गया 69,000 करोड़ रुपए, ठीक है। ये जो इनकम हमने यहाँ पे देखा था ना, ये पहला फिगर, ये हो गया 69,000 करोड़ रुपए इंटरेस्ट इनकम। उसका ब्रेकअप हमने यहाँ पे देखा। ब्रेकअप में क्या है, डोमेस्टिक सोर्सेज से आया पैसा और फॉरेन सोर्सेज से आया हुआ पैसा, है ना। तो अब चलते हैं शेड्यूल 14 में, इसका अभी ब्रेकअप देखेंगे हम। ये शेड्यूल 14 जो कि नॉन इंटरेस्ट इनकम है, ये है आपका शेड्यूल 14। यहाँ पे आपका नॉन इंटरेस्ट इनकम आरबीआई का हम देखेंगे। यहाँ पे ये एक्सचेंज तो जीरो है आज की डेट में। अभी ये डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेजरी बिल है ना, आप ट्रेजरी बिल, शॉर्ट टर्म बिल, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज जिसको बोलते हैं हम, ये ट्रेजरी बिल क्या होता है, मान लो इसका फेस वैल्यू अगर 100 रुपया है, तो ये आपको 100 रुपये में नहीं मिलता है, गवर्नमेंट आपको 90 रुपये में बेचती है, ठीक है, 90 रुपये में बेचेगी। तो ये डिफरेंस जो है 10 रुपये, ये आपका प्रॉफिट हो गया। इसका जो भी मैच्योरिटी पीरियड होगा, 1 साल का या 6 महीने का, ठीक है, तो ये 6 महीने के पीरियड में आपको मैच्योरिटी के बाद आप गवर्नमेंट को वापस ये बेचोगे तो आपको 100 रुपये देगी गवर्नमेंट। तो ये हो गया, इसको बोलते हैं डिस्काउंट। तो ये डिस्काउंट में गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने कितना पैसा कमाया, 964 करोड़ रुपीज, ठीक है। फिर आ गया कमीशन। कमीशन किस पे, ये आरबीआई का वन ऑफ द फंक्शन है स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट मैनेज करना, ठीक है। डेट मैनेज करती है, ये इनके अकाउंट्स भी मैनेज करती है कभी कभी, डेट के, पब्लिक डेट जिसको बोलते हैं। तो ये पब्लिक डेट मैनेज करने के लिए आरबीआई इनको चार्ज करती है, जिसको कमीशन बोलते हैं हम। ये कमीशन कितना है, 2,000 करोड़ रुपए, ठीक है। फिर रेंट, रेंट किस पे, आरबीआई की बहुत सारी हाउसिंग कॉलोनीज है, हाउसिंग कॉलोनीज में लोग रहते हैं, उस पे रेंट मिलता है, लेती है आरबीआई, तो वो है 5 करोड़, वो है 5 करोड़, ठीक है। फिर प्रॉफिट लॉस ऑन सेल्स एंड रिडेम्पशन ऑफ रूपी सिक्योरिटी, रूपी सिक्योरिटी मतलब फिर से क्या हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब यहाँ पे इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही है, अभी यहाँ पे खरीदने बेचने की बात हो रही है। पहले तो इंटरेस्ट देखा हमने, अब ये खरीदने बेचने वाली बात है। अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच दोगे तो मतलब उस पर कुछ आपको प्रॉफिट होता है, तो वो प्रॉफिट आरबीआई के बैलेंस शीट में आएगा, और यहाँ पे वो दिया है, वो कितना है, 5,000 करोड़ रुपए, ठीक है। ये फिगर है। तो ये फिगर हो गया आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदने और बेचने से आया है, ठीक है। फिर आ गया डिप्रिसिएशन ऑन रूपी सिक्योरिटी, डिप्रिसिएशन ऑन रूपी सिक्योरिटी। अब ये डिप्रिसिएशन क्या है, मान लो आपने 100 रुपए का गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदा है 1 साल पहले, लेकिन आज की डेट में वो 90 रुपए हो गया है, उसकी प्राइस कम हो गई है मार्केट में सप्लाई ज्यादा होने की वजह से, ठीक है। तो ये फिर डिप्रिसिएट हो गया उनका वैल्यू। तो ये कितना हो गया, ये हो गया उनको इसमें नुकसान हो गया उनको, इसलिए ये माइनस में दिया है। ये उनको नुकसान हुआ है 8 करोड़ रुपए, ठीक है। फिर आते हैं अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रीमियम और डिस्काउंट ऑफ रूपी सिक्योरिटी। जैसे अब ये क्या है अमोर्टाइजेशन, मैं आपको बताता हूँ। जैसे 100 रुपए का आपने बॉन्ड खरीदा, इसका इंटरेस्ट रेट है 8%, ठीक है, और मैच्योरिटी पीरियड है 5 साल का, 8% इंटरेस्ट रेट है। मतलब आज अगर आपने ये खरीदा तो आपको 5 साल बाद कितने मिलेंगे, हर साल आपको कितना मिल रहा है, 8 रुपया। मतलब आज की डेट में आपको 5 साल बाद कितना मिलने वाला है, 40 रुपए। मतलब ये 40 रुपए आपको 1 साल में इकट्ठा नहीं मिलने वाला, पहले साल कितना मिलेगा, 8 रुपया, फिर दूसरे साल भी 8 रुपया, अब टोटल कितना हो गया ये, 16। तीसरे साल भी 8, अब टोटल कितना हो गया, 24। फिर और चौथे साल भी कितना मिलेगा, 8, अब ये हो गया 32। 40 आपको मिलने वाला था, लेकिन हर साल आपको 8 8 मिल रहा है, तो ये कम कम करना पड़ेगा, जिसको हम अमोर्टाइजेशन बोलते हैं, ठीक है।
ये प्राइस आपको कम करना पड़ेगा। 40 में से 8 गया, फिर 40 में से 16 गया, फिर 40 में से 24 गया, है ना। इसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। तो इससे इस ऐसे जो बॉन्ड पे जो इनकम आया है आरबीआई को, वो क्या कितना है, वो है 850 करोड़, ये यहाँ पे 846 करोड़। ठीक है। फिर आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ बैंक्स प्रॉपर्टी। बैंक की कुछ प्रॉपर्टी है कहीं पे, मान लो कुछ पुराना इन्होंने फर्नीचर बेच दिया हाउसिंग कॉलोनी में का, या फिर पुरानी कुछ गाड़ियां बेच दी सेकंड हैंड लोगों को, तो उससे इनको कुछ जो प्रॉफिट होता है वो होता है 1.38 करोड़ रुपए इस फाइनेंशियल ईयर में, है ना। फिर आगे है प्रोविजन नो लॉन्गर रिक्वायर्ड या फिर मिसलेनियस इनकम, इसमें इनको लॉस हुआ है, वो है 108 करोड़ रुपीस, 108 करोड़ का इनको लॉस हुआ है। ये टोटल हो गया आपका 9000 करोड़, है ना, ये फिगर 8968 करोड़। अब आते हैं फॉरेन सोर्सेस पे। अदर इनकम में फॉरेन सोर्सेस के, फॉरेन के सोर्सेस क्या है, इसमें भी जो जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इंडिया में इन्होंने इन्वेस्ट किए, वैसे फॉरेन सिक्योरिटी में भी इन्वेस्ट किए, जर्मनी में, जापान में, या फिर यूएस में, है ना, या फिर स्विट्जरलैंड में, कनाडा में। तो उस पे इनको बैज मिलेगा। ठीक है। तो वो कितना आया, वो इनका माइनस में है, -6715 करोड़, ये माइनस में है इनका, मतलब बैज इनको मिला ही नहीं, ऊपर से डिप्रिशिएट हो गया रूपी, या फिर अप्रिशिएट हुआ होगा, तो फिर इनको उसमें नुकसान हो गया। ठीक है। फिर आते हैं प्रॉफिट लॉस ऑन सेल एंड रिडेम्पशन ऑफ फॉरेन सिक्योरिटीज। फॉरेन सिक्योरिटी जो इन्होंने होल्ड की, वो अगर इन्होंने बेच दी तो उससे इनको प्रॉफिट कितना हुआ, 11,000 करोड़। फॉरेन सिक्योरिटी जो इन्होंने होल्ड की थी उससे हुआ हुआ प्रॉफिट। ठीक है। इससे उनको आए हैं 11,000 करोड़। फिर एक्सचेंज गेन लॉस, गेन और लॉस फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन मतलब क्या, आए दिन आरबीआई रिजर्व बैंक हमारी फॉरेक्स जो इंडिया में आता है एफडीआई के थ्रू या फिर एफआईआई के थ्रू, ये खरीद लेती है। अब ये खरीदने की वजह से इनको जो प्रॉफिट होता है, क्योंकि बॉन्ड का प्राइस, फॉरेक्स रिजर्व का प्राइस मतलब पाउंड का हो या फिर यूरो का हो या फिर डॉलर का हो, कम ज़्यादा होते रहता है ना। तो फिर उसके ट्रांजैक्शन में ना इनको प्रॉफिट होता है। तो ये कितना हुआ, 50,000 करोड़ रुपीस। मान लो आज बॉन्ड का प्राइस इन्होंने 70 रुपीज़ पे खरीदा, कल उठ के ये अगर 72 रुपीज़ हो गया, ठीक है, तो जब ये फॉरेक्स बेचेंगे तो इस पे उनको प्रॉफिट हो गया 2 रुपए का, है ना। तो वो प्रॉफिट है ये 50,000 करोड़ रुपीस। फिर मिसलेनियस इनकम में यहाँ पे भी इनको घाटा हुआ 15,000 करोड़। इसका अगर टोटल करोगे आप, ये ए और ये बी, तो ये होता है 64,000 करोड़ रुपीस। ठीक है। ये दोनों ब्रेकअप हमने देख लिए, कौन से, ये दोनों 69,000 करोड़ और 64,000 करोड़, ये पूरे ब्रेकअप देख लिए। ये पूरे हो गए इनके सोर्सेस इनकम के। ठीक है। अब देखते हैं कि ये इनका एक्सपेंडिचर क्या है, खर्चा किधर किधर हो रहा है। इनका खर्चा हो रहा है मैक्सिमम प्रिंटिंग ऑफ नोट्स पे, नोट प्रिंट करते हैं ये, उसका बहुत वो कॉस्टली अफेयर है, उस पे खर्चा हुआ है इनका 4,000 करोड़, यहाँ पे 4,000 करोड़। ठीक है। फिर है इनका एजेंसी चार्जेस, ये है 3,280 करोड़। एम्प्लॉय कॉस्ट मतलब इसमें सुपर एनुएशन आ गया, सैलरी आ गया, हाउसिंग का खर्चा आ गया, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैंटीन, वो सब आ गया। ये करता है, इस साल का ये है 4,700 करोड़, नॉर्मल ईयर में होता है अराउंड 9,000 करोड़। ठीक है। अब ये सारी फिगर जो है ये छोटी छोटी फिगर्स है, जो बड़ा अमाउंट है वो है यहाँ पे प्रोविजंस में, सिर्फ 20,000 करोड़ इस साल अलोकेट किया गया है। लास्ट ईयर अराउंड 73,000 करोड़ था। ठीक है। लेकिन इस साल 20,000 करोड़ किया है, मतलब इधर ही आपका 50,000 करोड़ बच गया है। ठीक है। तो ये अमाउंट आपको 99,000 करोड़ में रिफ्लेक्ट करेगी। अब ये जो 50,000 करोड़ जो बचे हैं प्रोविजन में, ये क्या चीज है, प्रोविजन मतलब क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे दिया है, ये एनुअल रिपोर्ट से ही लिया गया है। कंटिजेंसी फंड नाम का एक फंड है आरबीआई का। कंटिजेंसी फंड मतलब क्या है आरबीआई का, अगर मान लो आरबीआई ने जो लोन दिए किसी एंटिटी को, वो एंटिटी बैंकरप्ट हो गई समझो, किसी म्यूचुअल फंड को लोन दिया वो बैंकरप्ट हो गया, या फिर किसी डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूट को लोन दिया वो बैंकरप्ट हो गया, तो वो लोन वापस नहीं आएगा ना, पर उसको आपको प्रोविजन, उसके लिए आपको प्रोविजन करना पड़ेगा कि भाई आरबीआई को कुछ नुकसान ना हो, आरबीआई की बैलेंस शीट हेल्दी रहे।
तो उसके लिए ये प्रोविजन, ये कंटीजेंसी फंड रखता है। तो ये कंटीजेंसी फंड में इस साल कितना ट्रांसफर किया है इन्होंने? 20,000 करोड़। अब ये 20,000 करोड़ क्यों किया, कम क्यों किया ट्रांसफर, उसका भी आंसर है हमारे पास। ये देखिए यहाँ पे देखिए लोन्स एंड एडवांसेस। ये देखिए 19-20 में कितना लोन दिया इन्होंने? 3,22,000 करोड़। लेकिन इस साल इन्होंने कितना लोन दिया है? 1.35 लाख करोड़ ओनली। तो ये जो लोन है ये 50% से भी कम है इस बार, है ना। तो लोन ही कम दिए तो उसके लिए प्रोविजनिंग भी इन्होंने कम किया है। ठीक है, तो इसलिए ये 20,000 करोड़ इसलिए इस साल इन्होंने ट्रांसफर किए हैं। तो हम आते हैं अभी फिर से यहाँ पे, ये 1,33,000 करोड़ ये पूरा इनकम हो गया। और इनका एक्सपेंडिचर टोटल कितना हो गया? 34,000 करोड़, जिसमें कि ये 20,000 करोड़ कंटीजेंसी फंड में गया है। ठीक है, अब इनका आप अगर डिडक्ट करोगे ये टोटल इनकम में से, ये टोटल इनकम है और ये एक्सपेंडिचर है। अब इसका अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो ये है 99,126 करोड़। ठीक है, ये ट्रांसफर हुआ है गवर्नमेंट को। अब ये गवर्नमेंट को ट्रांसफर क्यों हुआ है, उसके लिए प्रोविजन है। आरबीआई का एक्ट जो है, मतलब जिसके तहत आरबीआई फॉर्म हुआ, जिसको हम बोलते हैं आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है, तो इस आरबीआई एक्ट 1934 में एक प्रोविजन है जिसको बोलते हैं सेक्शन 47। ये सेक्शन 47 ये बोलता है कि आरबीआई का जो भी प्रोविजनिंग है, जो भी फंड्स है, वो उनका एक्सपेंडिचर पूरा निकालने के बाद में भी जो बैलेंस बचता है, बैलेंस प्रॉफिट, सरप्लस लिक्विडिटी, लिक्विडिटी जिसको बोलते हैं, ये प्रॉफिट, ये रिजर्व बैंक को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर करना है। ठीक है, ये एक्ट में दिया हुआ है। तो वो एक्ट बाइंडिंग है। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, सब कामकाज कायदे से चलेगा। तो इसकी वजह से आरबीआई ने गवर्नमेंट को ये 99,000 करोड़ रुपीस ट्रांसफर किए हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। आशा करता हूँ आपको ये पूरा डिस्कशन समझ में आया होगा और पूरी बैलेंस शीट आरबीआई की अंडरस्टैंड हुई होगी। ठीक है, आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।